सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एग्रीकल्चर साइंस में आखिरी चैप्टर को करेंगे और इसके बाद एक चैप्टर होगा जिसमें कि मुख्य रूप से राज्य के किसानों के लाभ के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं उससे संबंधित रहेगा। तो उस चैप्टर का PDF हम दे देंगे ग्रुप में, आप लोग उसको खुद से पढ़ लीजिएगा। उस हिसाब से हम लोग का ये जो चैप्टर 4 है ये हम लोग का सेक्शन C का आखिरी चैप्टर होगा जो कि कृषि वानिकी का है। इससे पहले हम लोग झारखंड में मृदा उत्पादकता की क्या स्थिति रही है उस चैप्टर को कर लिए हैं। चैप्टर 2 किए थे हम लोग वर्षा पोषित कृषि, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि प्रीवियस ईयर से लगातार वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसी प्रकार से हम लोग का चैप्टर 4 जो कि कृषि वानिकी का है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे तीनों JPSC 6 JPSC 7 JPSC और 11 JPSC इन तीनों JPSC में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछा गया है और सिलेबस में जो मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो आने वाला टाइम पे भी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेंस के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का चैप्टर 4 कृषि वानिकी का, जिसमें पहला क्वेश्चन ही है हम लोग का 11 JPSC और 6 JPSC का। और ध्यान रखिए सेम टू सेम क्वेश्चन 6 JPSC में पूछा गया था और उसी का रिपीट करके 11 JPSC में यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हम लोग का कृषि वानिकी से क्या आप समझते हैं, कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं। कृषि वानिकी के महत्व एवं प्रबंधन का वर्णन करें। यानी कि यहाँ पे 3 चीज़ पूछा गया। एक तो कृषि वानिकी का डेफिनेशन हो गया, दूसरा चीज़ कृषि वानिकी का महत्व क्या है और तीसरा कृषि वानिकी का प्रबंधन किस प्रकार से होता है। और यही क्वेश्चन 6 JPSC में पूछा गया है और सेम टू सेम क्वेश्चन 11 JPSC में यानी कि इस बार का JPSC मेंस में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कृषि वानिकी क्या है। तो फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी कहा जाता है। इसमें कृषि और वानिकी के तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ एवं टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। यानी कि कृषि वानिकी में मुख्य रूप से क्या होता है कि इसमें कोई भी फसल हम लोग लगाते हैं, चाहे वो धान हो गया या फिर गेहूँ हो गया या फिर कोई भी प्रकार का फसल, और उन फसल के साथ साथ हम लोग पेड़ और झाड़ी को भी लगाते हैं। तो यही प्रक्रिया हम लोग का कृषि वानिकी कहलाता है। सरल शब्द में बोला जाए तो कृषि वानिकी का मतलब खेतों में पेड़ पौधे को उगाना। और इसमें कृषि और वानिकी के तकनीकों का इस्तेमाल करके ज़मीन का इस्तेमाल ज़्यादा फायदेमंद तरीके से किया जाता है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि आप कुछ फसल भी लगाए हैं और कुछ पेड़ पौधा भी लगाए हैं। कुछ कारणवश आपका अगर फसल बर्बाद हो जाता है तो पेड़ पौधे से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है ताकि आपकी स्थिति सुधर सके। तो कृषि वानिकी में क्या होता है, फसल के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों का समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी कहा जाता है। अब है वनों को प्रकृति का अमूल्य धरोहर माना जाता है। वन एक और जहां मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वहीं पर्यावरण संतुलन एवं सभ्यता संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी अच्छा लाइन है कि वन जो है ये क्या है, प्राकृतिक धरोहर, प्रकृति का अमूल्य धरोहर है। और वन ही है जहाँ से मानव क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करता है। जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों को मुख्य रूप से मानव वन से भी प्राप्त करता है। इसके साथ ही साथ वन जो है वो पर्यावरण संतुलन और बहुत सारे सभ्यता संस्कृति के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अरण्यक सभ्यता मुख्य रूप से हम लोग का जंगल में ही विकसित हुआ था। या फिर झारखंड का स्थिति देखा जाए तो बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि वनों में रहना पसंद करते हैं, अपने संस्कृति से जुड़े रहना पसंद करते हैं। यानी कि वन जो हो गया वो पर्यावरण के लिए भी और मानवीय आवश्यकता के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में जनसंख्या का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप वनों का संकुचन तथा दैनिक आवश्यकता जैसे कि खाद्य पदार्थों, चारा, जलावन आदि की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। तो भारत में क्या हो रहा है कि दिन ब दिन जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वनों का धीरे धीरे कमी देखा जा रहा है, यानी कि वन को काट के धीरे धीरे उसको रहने लायक जगह बनाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप वनों की संख्या में वनों में कमी आ रही है। या फिर जनसंख्या बढ़ रहा है जिसकी वजह से उनको खाद्य पदार्थों की भी आवश्यकता पड़ेगी, जानवर है उनके पास तो उनके लिए चारा की आवश्यकता पड़ेगी या फिर जलाने के लिए लकड़ी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर ही निर्भर रहते हैं। तो अगर जनसंख्या बढ़ रहा है और वनों की संख्या घट रही है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग को देखने पड़ेंगे। बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता भी घटी है। अब जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि भूमि की उपलब्धता भी घटेगी, क्योंकि भूमि तो फिक्स्ड है, वो तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन जनसंख्या कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो धीरे धीरे भूमि क्या होगा, हर किसी में बटेगा, लेकिन भूमि वो बढ़ने वाला है नहीं,
तो इससे में क्या होता है कि प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता जो है वो घटेगी। जैसे कि हमारे पिता के पास इतना बड़ा ज़मीन था और हम लोग अगर 2 भाई हैं तो ये ज़मीन क्या होगा, 2 हिस्सा में बढ़ जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता घट रही है। एवं वर्तमान में कृषि भूमि का विस्तार भी संभव नहीं है। अब कृषि जो कि भूमि जितना है उसमें भी तुरंत वृद्धि नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंजर भूमि है या फिर प्रति भूमि है जिसको बहुत सारे उपाय करके हम लोग उसको कृषि योग्य बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सडनली कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जा सके। इस परिप्रेक्ष्य में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सतत उत्पादन वृद्धि के उपायों के साथ कृषि प्रणाली में विविधता की दृष्टि से कृषि वानिकी एक सकारात्मक विकल्प के रूप में देखा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए या फिर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सतत उत्पादन वृद्धि यानी कि निरंतर उत्पादन होना चाहिए। तो इन सभी को देखते हुए कृषि वानिकी जो है वो सकारात्मक विकल्प के रूप में हम लोग के पास उभर कर आता है। क्यों? क्योंकि कृषि वानिकी में हम लोग को फसल भी मिलेगा और फसल के साथ साथ बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे हम लोग को मजबूत लकड़ी भी मिलेगा, जलावन के लिए भी लकड़ी मिलेगा। तो इस प्रकार से कृषि वानिकी जो है वो हम लोग की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए या फिर सतत उत्पादन यानी कि निरंतर उत्पादन में वृद्धि करने के सकारात्मक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। वास्तव में कृषि वानिकी हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाई गई एक अत्यंत प्राचीन प्रचलित खेती विधि है, जिसके वैज्ञानिक पहलुओं का अन्वेषण विगत 70 के दशक से प्रारंभ हुआ है। यानी कि हम लोग के जो पूर्वज थे उनके द्वारा कृषि वानिकी को अपनाया जाता था, जो कि एक प्रकार से प्रचलित खेती का विधि ही है। तो अभी तक क्या हो गया, कृषि वानिकी क्या हो गया, तो फसलों के साथ साथ पेड़ों और झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों से लाभ प्राप्त करने को हम क्या बोलते हैं, कृषि वानिकी बोलते हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है कि भारत में जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से प्रति व्यक्ति भूमि की आवश्यकता जो है वो या तो प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता जो है वो घट रही है। हम लोग वन से क्या करते हैं, मुख्य रूप से बहुत सारे चीज़ों के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं, चाहे वह जलावन की लकड़ी हो या फिर पशुओं के लिए चारा हो या फिर खाद्य पदार्थ हो। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भूमि की उपयोगिता भी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जंगल को काट कर रहने योग्य भूमि बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से वनों की संख्या में कमी हो रही है। अब अगर वन की संख्या में कमी होगी तो खाद्यान्न की संख्या में कमी होगी, चारे की संख्या में कमी होगी या फिर जलावन के लिए लकड़ी की आवश्यकता में कमी होगी। तो ऐसी स्थिति में इन सभी चीज़ों को इन सभी चीज़ों की पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग को कृषि वानिकी की अवधारणा हम लोग के सामने आती है, जो कि कहीं ना कहीं सकारात्मक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि कृषि वानिकी भूमि उपयोग की वह प्रणाली है जिसमें काष्ठ प्रकृति के वृक्ष या झाड़ीदार पौधों के साथ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन या घास चारा उत्पादन के साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सिल्क कीट या फिर लाह उत्पादन इत्यादि को इकाई क्षेत्र में सतत उत्पादन की दृष्टि से किया जाता है। यानी कि कृषि वानिकी में मुख्य रूप से क्या होता है, भूमि का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है जिसमें काष्ठ प्रकृति यानी कि जिससे हम लोग को मजबूत लकड़ी मिलेगा, वैसे पेड़ लगाएंगे या फिर झाड़ीदार पौधे लगाएंगे। इनके साथ यानी कि एक तो क्या होगा, पेड़ पौधा लगाएंगे, इनके साथ साथ हम लोग कुछ खाद्यान्न फसल लगा देंगे या फिर घास हो जाएगा या फिर चारा उत्पादन के साथ साथ हम लोग पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, लाह उत्पादन, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक साथ कर सकते हैं। इसके अंतर्गत उगाए जाने वाले वृक्ष बहुउद्देश्य की दृष्टि से लाभकारी होकर कई प्रकार के सार्थक योगदान एवं उपयोगी सेवा प्रदान करते हैं। यानी कि अब अगर वृक्ष लग गया तो वृक्ष से हम लोग को फल मिलेगा, उस वृक्ष की लकड़ी को हम लोग फर्नीचर में यूज कर सकते हैं या फिर उसके लकड़ी को हम लोग जलाने के लिए भी कार्य कर सकते हैं। यानी कि एक वृक्ष बहुत तरीके से हम लोग को सहायता देती है। इसमें उगाए जाने वाले वृक्षों से उत्पादन के रूप में लकड़ी जलावन के लिए हो गया, काष्ठ के लिए हो गया, कोयला, चारा, फल, तेल, छप्पर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री आदि प्राप्त होती है। तो ये सब मुख्य रूप से हम लोग को कहीं ना कहीं पेड़ से ही प्राप्त होता है। जबकि उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत भूमि संरक्षण, अब अगर पेड़ है तो वो कहीं ना कहीं भूमि को संरक्षित किए हुए है, क्योंकि वो मिट्टी को बहने नहीं देगा, मिट्टी उर्वरता में सुधार। अब क्या है कि अगर पेड़ है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे जो बरसात का पानी होगा उसको भी एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि मिट्टी की स्थिति भी बदलेगी और उनका संरक्षण भी होगा। घेराबंदी, वायु अवरुद्धि सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण एवं सूक्ष्म जलवायु में सुधार इत्यादि संभव है। तो ये सारा लाभ हम लोग को मुख्य रूप से अगर हम लोग पेड़ लगाते हैं तो मिलेगा। तो ये हो गया हम लोग का कृषि वानिकी का डेफिनेशन हो गया। आप चाहे तो बस यहीं तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये सारा चीज़ पढ़िएगा तो कुछ याद रहेगा तो आप उसको भी आगे जाके या फिर यहीं पे आप लोग इसको लिख सकते हैं। बेसिकली हमें पूछा गया था कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसको डिफाइन करना था। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिए। अब कृषि वानिकी का महत्व क्या है और उसका प्रबंधन किस प्रकार से होगा, तो कृषि वानिकी के महत्व को देखते हैं। तो कृषि वानिकी भूमि का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग कर इकाई भूमि से अधिक उत्पादन सतत रूप से प्राप्त करता है।
सामान्य तौर पर कृषि वानिकी में क्या होता है, फसलों के साथ साथ बहुत सारे पेड़ों को, पौधों को या फिर झाड़ियों को लगाया जाता है, ताकि अगर एक फसल बर्बाद हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को पेड़ से और फिर लाभ मिल सकता है, उसके उत्पाद को बेचकर हम लोग थोड़ा बहुत लाभ कमा सकते हैं और उसी लाभ से किसान की स्थिति बेहतर हो सकती है। तो कृषि वानिकी में क्या हो गया कि भूमि का बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग करके हम लोग इकाई भूमि पर अधिक उत्पादन सतत रूप से प्राप्त करते रहेंगे, यानी कि निरंतर रूप से प्राप्त करते रहेंगे। दैनिक उपयोग के लिए लकड़ी, चारा आदि की आपूर्ति से यह स्थानीय वनों पर दबाव घटाने में सहायक सिद्ध होता है। अब अगर हम लोग कृषि वानिकी करेंगे तो सिंपल सा कि फसल भी लगाएंगे और पेड़ भी लगाएंगे। अब अगर एक पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ से हम लोग को पशुओं के लिए पत्ता मिलता है, यानी कि चारा मिलता है, या फिर जलाने के लिए लकड़ी मिलता है, फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलता है। तो अगर हम लोग कृषि वानिकी करते हैं तो सिंपल सा ये सारी आवश्यकताएं हम लोग को कृषि वानिकी से मिल जाता है, क्योंकि उसमें भी हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम लोग की जंगल पर निर्भरता घटेगी, वनों पर निर्भरता घटेगी, और जनसंख्या बढ़ रहा है तो मांग भी बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कृषि वानिकी होना ही चाहिए, ताकि जंगल पर दबाव भी कम पड़ेगा और हम लोग कृषि वानिकी के तहत जो भी पेड़ का उत्पादन हो रहा है उससे हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। कृषि वानिकी अपनाने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो क्या क्या लाभ है इसको देखते हैं। तो इस पद्धति के अंतर्गत बेमौसम वर्षा का उपयोग बहुवार्षिक प्रकृति के वृक्षों द्वारा संभव होता है। साथ ही भूमिगत जल की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। तो बहुवर्षीय पौधे मतलब क्या हो गया कि वैसा पौधा जो दो ऋतु से अधिक समय तक जीवित रहता है और वह बहुत वर्षों तक भी जीवित रह सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर बहुवर्षीय प्रकृति के वृक्ष अगर हम लोग लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो बेमौसम वर्षा होती है, जैसे कि ठंडा के समय बरसात हो गया या फिर अन्य टाइम पे कायदे से जब पानी नहीं गिरता है उस टाइम पे पानी अगर गिर जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो पेड़ होंगे, ये पेड़ क्या करेंगे, इन पेड़ों के माध्यम से जो बरसात का पानी होगा वो भूमि में समाहित हो जाएंगे तथा पानी का स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस प्रणाली के अपनाए जाने से भूमि एवं जल के संरक्षण में सहायता मिलती है तथा बहुमूल्य मृदा का संरक्षण संभव हो पाता है। अब क्या हो गया कि एक्स्ट्रा पानी जो बेमौसम गिर रहा है उसको तो ये समाहित करके ज़मीन के अंदर ले गया, जिसकी वजह से जल स्रोत क्या हो जाएगा, हम लोग का अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ये पेड़ जो क्या करेगा, ये मृदा अपरदन को भी रोकेगा, क्योंकि अगर पानी गिरेगा तो ये मृदा को बहने से ये इस पेड़ की जड़ें क्या करें, उनको रोक लेगी। तो कहीं ना कहीं मृदा संरक्षण में भी इन पेड़ों का, जो कि मुख्य रूप से कृषि वानिकी के माध्यम से उगाया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। कृषि वानिकी प्रणाली द्वारा फसलों के उत्पादन में प्राकृतिक विनाश जैसे बाढ़, सूखा आदि के प्रभावों को अपेक्षाकृत कम किया जा सकता है तथा एक फसल के क्षतिग्रस्त होने पर दूसरे स्रोत से कुछ आमदनी सदैव संभव रहती है। जल छाजन प्रबंधन के अंतर्गत वनस्पतिक आवरण का आच्छादन सामान्य रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी कि कृषि वानिकी में क्या हो गया, प्राकृतिक विनाश तो आते रहते हैं, जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, तो इन सभी प्रभावों को अपेक्षाकृत कम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कृषि वानिकी में हम लोग मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं, एक फसल लगा रहे हैं और पेड़ लगा रहे हैं। तो अगर पेड़ लगाएंगे तो वो क्या कर रहा है, बेमौसम जो पानी गिर रहा है उसको एब्जॉर्व कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पर सूखा जैसी समस्या में कमी होगी। या फिर अगर बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है तो फिर ये पेड़ क्या करेंगे, उस पानी के बहाव की वजह से मिट्टी अपरदन को रोकेगी। और अगर बाढ़ आ भी जाता है जिससे कि कुछ फसल बर्बाद हो जाता है, तो चूंकि इसमें 2-3 प्रकार के फसल लगाए जा रहे हैं, तो मुख्य रूप से मान लीजिए कि आपका जो फसल है वो बर्बाद हो गया, तो जो पेड़ बच गया उस पेड़ से बहुत सारे फलों या फिर उनसे जो भी उत्पादन हो रहा है उनको बेचकर हम लोग कुछ आमदनी कर सकते हैं। यह पद्धति किसानों को अपने स्रोतों के माध्यम से स्वावलंबी बनाती है, जिससे भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त स्थानीय बाजार की मांग की आपूर्ति भी कर सकता है। यानी कि कृषि वानिकी में मुख्य रूप से हम लोग उन चीज़ों को लगाने पर ज़्यादा जोर देंगे जिसका मांग बाजार पे है। तो अगर हम लोग को मांग सबसे पहले पता करना है कि मांग किस चीज़ की है, तो उसके आधार पर हम लोग कृषि वानिकी के तहत खेती करना शुरू करेंगे, और इसी के माध्यम से क्या होंगे, जो व्यक्ति होंगे, जो किसान होंगे, वो स्वावलंबी होंगे और किसी पर निर्भर नहीं होंगे। वृक्षों के विभिन्न अंशों के सड़ने पर जैविक खाद अथवा उसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण द्वारा भूमि की उर्वरता में वृद्धि एवं मिट्टी की भौतिक गुणों के लाभकारी विकास में सहायता होती है। अब क्या हो गया कि बहुत इसमें पेड़ लगा रहे हैं, तो पेड़ के बहुत सारे डाली, पत्ते, ये सब टूटते हैं, गिरते हैं, सड़ते हैं। तो सड़ने की वजह से क्या हो जाएगा, वे मिट्टी को खराब नहीं करेंगे बल्कि वे जैविक खाद के रूप में कार्य आएंगे, और वायुमंडल से नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, हम लोग जैसे कि पिछला क्लास में पढ़े थे कि बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें नील हरित शैवाल हो गया था हम लोग का, एजोटोबैक्टर हो गया था, या फिर एजोला हो गया था। ये सभी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में देखे।
जो कि मुख्य रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर ये इन पेड़ों के सड़े गले पत्ते गिरते हैं तो कहीं ना कहीं उससे मृदा की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है, उसके भौतिक गुणों में भी वृद्धि होती है। वृक्षों की जड़ों का मिट्टी में काफ़ी गहराई तक विकास संभव होता है, जिससे नीचे की परत में स्थित पोषक तत्वों एवं नमी का समुचित उपयोग संभव हो पाता है। अब क्या होता है कि इन वृक्षों की जड़ काफ़ी अंदर तक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी के नीचे के हिस्से में जो भी पोषक तत्व है या फिर जो नमी है उसका ये पेड़ काफ़ी अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। दैनिक उपयोग के लिए जलावन की लकड़ी, चारा एवं काष्ठ के उत्पादन होने से प्राकृतिक वनों पर दबाव कम हो जाता है तथा पशुपालन जैसे व्यवसाय सहज ही संभव हो सकते हैं। यानी सिंपल सा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पेड़ है, यानी कि पत्ते बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि उससे आप जानवरों को खिलाकर पशुपालन भी कर सकते हैं, यानी कि आपके व्यवसाय का एक और मार्ग खुल जाएगा। किसानों को सालों भर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे किसान अधिक आर्थिक लाभ के भागीदार होते हैं। इससे उनके पोषण स्तर, स्वास्थ्य इत्यादि में सुधार होता है। तो कृषि वानिकी से किसानों को साल भर रोजगार मिलता है, जिसके वजह से उनको आर्थिक लाभ भी होता है और उनके पोषण स्तर में भी सुधार आती है, प्लस उनके स्वास्थ्य सुविधा में भी बेहतर तरीके से वृद्धि होती है। कृषि वानिकी से लघु एवं सीमांत किसान जो सीमित संसाधनों की परिसीमा में रहते हैं, कम लागत तथा अल्प अवधि में उत्पादन वृद्धि कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब जो लघु किसान होते हैं, यानी कि जो सीमांत किसान होते हैं, तो वे सब क्या होता है, एक लिमिटेड एरिया में ही कार्य करते हैं और उनके पास सीमित संसाधन होता है। तो अगर वे कृषि वानिकी करते हैं तो कम लागत में और कम समय में वे काफ़ी अच्छा उत्पादन कर सकते हैं और उससे लाभ भी कमा सकते हैं। कृषि वानिकी के उपयोग द्वारा वनों की स्थिति में सुधार एवं पुनर्जीवीकरण में सहायता मिल सकती है। इसके अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा ईंधन, चारा और इमारती लकड़ी के पेड़ों के साथ साथ आम, कटहल, आंवला, बेर, महुआ आदि फलदार वृक्षों को लगाया जा सकता है। यानी कि कृषि वानिकी में मुख्य रूप से हम लोग इन सभी पेड़ों को साथ में लगा सकते हैं। इसके साथ ही भूमि एवं जल संरक्षण की दृष्टि से सहायक झाड़ियाँ, घास, जड़ी बूटियाँ भी लाभार्थी की ज़रूरत के अनुसार उगाई जा सकती है। यानी कि आप जैसा आपको आवश्यकता महसूस हो रही है तो वैसी स्थिति में आप झाड़ी हो गया, जड़ी बूटी हो गया, ये सारा चीज़ भी लगा सकते हैं। यह आदिवासियों एवं वन पदाधिकारियों के पारस्परिक संबंधों में सौहार्द लाने की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। आगे है कृषि वानिकी के अंतर्गत बंजर एवं अवक्रमित भूमियों पर जैव ईंधन के लिए उपयोगी वृक्ष या जेट रूपों को उगाकर बायोडीजल का उत्पादन प्रसंस्करण किया जा सकता है, जो जीवाश्म ईंधन के आयात के खर्च को घटाकर विदेशी मुद्रा के बचत में सहायक हो सकता है। यानी कि मुख्य रूप से जैव ईंधन के लिए हम लोग कृषि वानिकी के अंतर्गत वैसे वृक्षों को लगाएंगे जिससे कि बायोडीजल ये सब का उत्पादन हो सकता है, उसका प्रसंस्करण किया जा सकता है। साथ ही इन चीज़ों को अगर हम लोग विदेश में बेचेंगे तो हम लोग को इससे विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होगी और हम लोग की निर्भरता भी उन पर विदेशों पर घटेगी। जैव ईंधन के उत्पादन हेतु लगाए गए एवं कृषि वानिकी उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु लगाए जाने वाले कल कारखानों से रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। अब अगर हम जैव ईंधन के लिए कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो इसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये सारा चीज़ मुख्य रूप से कृषि वानिकी के महत्व के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा हम वर्ड दिए हैं ताकि हम लोग इसको पढ़ेंगे तो जायज़ सा बात है कि कुछ ना कुछ तो भूलना ही है, लेकिन इतना पढ़ने के बाद इतना तो हो जाएगा कि इसका आप 50% तो ज़रूर ही लिख लीजिए। तो ये हो गया हम लोग का कृषि वानिकी का महत्व। अब कृषि वानिकी का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा इसको देखते हैं। तो कृषि वानिकी में फसलों के साथ साथ वन वृक्षों को खेतों में उगाया जाता है, ये डेफिनेशन हो गया। वृक्ष कतारों के मध्य खाद्यान्न फसलें अंतवर्ती फसल के रूप में उगाई जाती है। यानी कि क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये आपका खेत है तो यहाँ पे कतार में पेड़ लगाए जाएंगे और इन पेड़ों के बीच बीच में आप क्या करेंगे, बहुत सारी फसल की खेती करेंगे। वृक्ष या तो मुख्य खेत के कतारों या फिर खेतों के मेड़ों पर उगाए जा सकते हैं, जैसे शीशम के साथ अरहर, मकई, राई, तोरी इत्यादि। यानी कि आप जो वृक्ष लगाएंगे वो तो या तो कतार कतार में लगा सकते हैं या फिर खेत के मेड़ में लगा सकते हैं और बीच बीच में आप अलग अलग फसल लगा सकते हैं, जैसे कि अरहर हो गया, मकई हो गया, राई, तोरी, या फिर जो भी आपका मार्केट में मांग है या फिर जो भी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप फसल लगा सकते हैं। अब कृषि वानिकी के प्रबंधन में पौधे का चयन। तो कृषि वानिकी प्रणाली लघु एवं सीमांत किसानों के लिए विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। तो जो लघु किसान होते हैं, सीमांत किसान होते हैं, उनके पास, उनको बोला ही लघु किसान इसलिए जा रहा है क्योंकि उनके पास ज़मीन बहुत कम है, या फिर सीमांत किसान जिनके पास ज़मीन कम है। तो ऐसी स्थिति में उनको कम ज़मीन में इतना उत्पादन कर लेना है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहे। तो ऐसे में उन्हें कृषि वानिकी के प्रबंधन पर अधिक जोर देना चाहिए।
तो इसलिए इसके प्रबंधन में वृक्षों का चयन किसानों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए और वृक्षों के चयन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत है। यानी कि अब किसान की जो आवश्यकता है उसके आधार पर कृषि वानिकी में वृक्षों का चयन किया जाना चाहिए। अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो कृषि वानिकी के अंतर्गत उगाए जाने वाले वृक्ष स्थानीय रूप से उगने में सक्षम होने चाहिए। वृक्ष तेजी से बढ़ने वाला हो जिससे उसका आर्थिक जीवन काल 8 से 12 वर्ष में पूरा हो जाए। यानी कि जो वृक्ष होगा वो ऐसा वृक्ष होना चाहिए कि जिस जगह पर हम लगा रहे हैं वहाँ पर वह वृक्ष काफ़ी अच्छे तरीके से उग सके, प्लस 8 से 12 साल के अंतर्गत वह वृक्ष काफ़ी अच्छे तरीके से खड़ी हो जाए, ताकि हम लोग उसको बेच कर उसके लकड़ी का यूज कर सकते हैं या फिर उससे आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। वृक्षों की स्वतः छटाई की क्षमता हो तथा जल्दी शाखाओं के काटने पर वृक्ष या उसके प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। यानी कि अगर वृक्ष को हम लोग जल्दी अगर उसको छाँट भी देते हैं, काट देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो उस वृक्ष में प्रकाश संश्लेषण की समस्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, अन्यथा वह वृक्ष मर जाएगा। पत्तियों का वृक्ष पर विन्यास सूर्य प्रकाश को भूमि तक जाने में कम से कम अवरोध पैदा करे। साथ ही पत्ते के झड़ने की प्रकृति कृषि फसलों की वृद्धि के लिए लाभकारी हो। यानी कि हम लोग ऐसा पेड़ लगाएंगे जो कि मुख्य रूप से उस पर जो पत्ता होगा वो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश को रोकने में अवरोध उत्पन्न करता है। तो हम लोग ऐसे पेड़ को नहीं लगाएंगे जो सूर्य के प्रकाश रोकने में अवरोध उत्पन्न करेगा, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश को इजीली पेड़ तक पहुंचने देगा। साथ ही साथ अगर वो पत्ता झड़ता है तो ऐसी स्थिति में जो पत्ता झड़ रहा है वो झड़ के जैविक खाद के रूप में कृषि में या फिर भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो हम उस टाइप के वृक्ष को लगाएंगे। पत्तियाँ, शाखा इत्यादि मिट्टी में सुगमता से जैविक पदार्थों के रूप में परिवर्तित हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर वृक्ष की भूमि के ऊपरी सतह के भाग अनाज या चारा फसलों के लिए सूर्य प्रकाश, पोषक तत्व तथा नमी के लिए कम से कम प्रतिस्पर्धा पैदा करें। वृक्ष के जड़ों की प्रकृति इस प्रकार की हो कि वे मिट्टी की उस सतह से अपने लिए पोषक तत्व एवं नमी प्राप्त करें जहाँ से कृषि फसलें नहीं ग्रहण कर पाती। यानी कि हम लोग को मुख्य रूप से ऐसी जगह पर ये पेड़ लगाने हैं जहाँ पर कृषि फसल जो होते हुए उनको पोषक तत्व या फिर उन मिट्टी से भी नमी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये पेड़ क्या कर सकते हैं, उन जगहों से पोषक तत्व और नमी को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग को मुख्य रूप से इस प्रकार के वृक्ष लगाने पर जोर देना चाहिए। अब क्या है कि कृषि वानिकी के प्रबंधन में हम लोग और भी पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि वनस्पति वृक्षारोपण। इससे मुख्य रूप से हम लोग फलदार पेड़ हो गया, सब्जी हो गया या फिर अन्य वनस्पति के रोपण को शामिल करेंगे। दूसरा में हम लोग लिख सकते हैं मिट्टी की देखभाल, जिसमें कि हम लोग को मुख्य रूप से मिट्टी की जाँच करना है, उसमें कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है, उन सब विषयों को शामिल करना होगा। सिंचाई की व्यवस्था, तो इसमें सिंचाई के तरीके या फिर पानी के संरक्षण को शामिल करेंगे। कीट और रोग प्रबंधन, जैसे कि जो फसल लगा रहे हैं उसमें जो कीट का आक्रमण हो रहा है वो किस प्रकार का कीट है, उससे क्या रोग होगा उसकी पहचान करना तथा उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को हम लोग शामिल करेंगे। फिर विपणन और वितरण। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग कृषि वानिकी की वजह से अच्छा खासा फसल का उत्पादन कर दें लेकिन मार्केट में उसका प्राइस ही नहीं मिल पा रहा या फिर मार्केट में वो बेचा ही नहीं जा रहा। तो इसलिए हम लोग को विपणन प्रणाली को स्ट्रॉन्ग करना होगा। या फिर सरकार की जो योजना चल रही है उसका हम लोग को सही तरीके से लाभ उठाना होगा। तो इन सभी पॉइंटों को हम लोग और भी अतिरिक्त के रूप में लिख सकते हैं। और कृषि वानिकी के प्रबंधन के लाभ की बात करें तो उत्पादन में वृद्धि होगा, जिसकी वजह से आय में वृद्धि होगा, रोजगार में वृद्धि होगा और पर्यावरण का संरक्षण होगा। तो ये सारा पॉइंट हम लोग आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन कि कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं, ये हो गया। कृषि वानिकी के महत्व देख लें और प्रबंधन देख लें, जो कि 6th JPSC और 11th JPSC में पूछा गया है। अब आगे है बंजर भूमि पर अपनी अवधारणा दे, इसके सुधार और कृषि वानिकी में इसके संभावित उपयोग के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे। और ये क्वेश्चन हम लोग का 7th JPSC में पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना है कि 6th JPSC में क्वेश्चन आया, 7th JPSC में बंजर भूमि पूछा, 11th JPSC में फिर से हम लोग का कृषि वानिकी पूछा। यानी कि 6 में कृषि वानिकी, 7th में बंजर भूमि, फिर 11th में कृषि वानिकी। तो हो ना हो 14th JPSC में हम लोग को फिर से बंजर भूमि का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बंजर भूमि की अपनी अवधारणा दे, बंजर भूमि पर अपनी अवधारणा दे और इसके सुधार, यानी कि बंजर भूमि के सुधार और कृषि वानिकी में इसके संभावित उपयोग, यानी कि बंजर भूमि या कृषि वानिकी में किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में उपाय बताना है। तो देखते हैं बंजर भूमि। तो बंजर भूमि क्या हो गया, तो भूमि और पानी की स्थिरता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन भारत की कुल भूमि का लगभग 6वां हिस्सा या तो जंगली वनस्पतियों से भरा हुआ है या बस बंजर भूमि है। इस प्रकार की निम्नलिखित भूमि जिसका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है या बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा रहा है, बंजर भूमि कहलाती है। यानी कि ऐसा भूमि जिसका वर्तमान समय में हम लोग बहुत कम उपयोग कर रहे हैं या फिर उस भूमि का बिल्कुल ही उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी भूमि को हम लोग बंजर भूमि कहेंगे।
वे अक्सर पारिस्थितिकी रूप से अनुपयुक्त, आर्थिक रूप से अनुत्पादक, पर्यावरणीय क्षरण के अधीन होते हैं। यानी कि अगर पारिस्थितिकी के रूप में बोला जाए तो वह ज़मीन उपयोग के लायक नहीं होती है। अगर आर्थिक रूप से बोला जाए तो वह किसी प्रकार का अनुत्पादक नहीं देता जिससे कि हम लोग का आर्थिक लाभ हो, हम लोग को कोई कमाई हो, और पर्यावरण क्षरण के अधीन होता है, तो फिर वैसी भूमि को हम लोग बंजर भूमि की संज्ञा में रखते हैं। बंजर भूमि के निर्माण में मनुष्य और प्रकृति दोनों का समान प्रभाव है। यानी कि कोई भी ज़मीन बंजर है उसके पीछे मनुष्य का भी रोल है और प्रकृति का भी रोल है। कुछ प्रमुख कारणों में वनों की कटाई है, बर्फ से ढके क्षेत्र, अत्यधिक चराई, अकुशल सिंचाई आदि शामिल है। यानी कि बहुत सारे ज़मीन ऐसे हैं जो कि वन से ढक गए हैं, बहुत ज़्यादा वनों की कटाई हो गई है जिसकी वजह से वह ज़मीन बंजर हो गया है, या फिर बर्फ से ढके क्षेत्र जिसका हम लोग कृषि कार्य में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अत्यधिक चराई यानी कि पशुओं को हम इतना ज़्यादा चरा दिए हैं कि उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो गए होंगे, या फिर सिंचाई सुविधा उतना अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाया होगा जिसकी वजह से वह ज़मीन बंजर ज़मीन बन गया होगा। बंजर भूमि को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, अर्थात खेती योग्य बंजर भूमि और गैर खेती योग्य बंजर भूमि। यानी कि बंजर भूमि को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक तो खेती योग्य बंजर भूमि और दूसरा गैर खेती योग्य बंजर भूमि। तो खेती योग्य बंजर भूमि नाम से पता चल रहा है क्या बंजर भूमि है, लेकिन उसमें हम लोग कुछ चेंजिंग करके, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके या फिर नए नए तकनीकों का उपयोग करके उस बंजर भूमि को खेती के लायक बना सकते हैं, तो वही ज़मीन कहलाएगा खेती योग्य बंजर भूमि। और गैर खेती योग्य बंजर भूमि यानी कि ऐसा ज़मीन जो बंजर है और उसको हम कुछ भी कर ले उस पर खेती नहीं हो सकता, तो वही कहलाएगा हम लोग का गैर खेती योग्य बंजर भूमि, जो कि किसी भी तरह से उत्पादक नहीं बनाया जा सकता है। ये हो गया हम लोग का बंजर भूमि। अब आगे है बंजर भूमि के सुधार के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो चूँकि क्वेश्चन में भी यही मेंशन था कि इसके सुधार, तो बंजर भूमि का सुधार के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच करना है। कोई ज़मीन बंजर है तो क्यों बंजर है, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की कमी होगा, उर्वरता की कमी होगी, तो कौन से पोषक तत्वों की कमी है इसका पता लगाएंगे, और उसके अनुसार अगर हम पोषक तत्व को डालेंगे तो फिर उस बंजर भूमि को हम लोग कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर सकते हैं। उर्वरक का उपयोग हो किया गया है कि हरित क्रांति आने के बाद बहुत ज़्यादा हम लोग उर्वरक का प्रयोग किए, जिसके परिणाम स्वरूप ज़मीन जो धीरे धीरे बंजर भूमि की ओर अग्रसरित हो गया। तो अगर हम लोग उर्वरकों का उपयोग को कंट्रोल करेंगे, उसके स्थान पर हम लोग जैविक खादों का प्रयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग बंजर भूमि को फिर से कृषि योग्य भूमि में बदल सकते हैं। सिंचाई की व्यवस्था, बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जहाँ पर सिंचाई साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसकी वजह से समय के साथ ही साथ वह ज़मीन कृषि उत्पादक के लायक नहीं रह जाता है। वनस्पति का चयन, तो वनस्पति के चयन में क्या होगा, मुख्य रूप से हम लोग ऐसी ज़मीनों पर उस प्रकार के वनस्पति लगाएंगे जो कि कम पानी में भी उग सकते हैं। मिट्टी का संरक्षण, तो अगर जैसे कि झारखंड पठारी वाला इलाका हो गया, और पठारी वाला इलाका होने की वजह से यहाँ पे जो बरसात होता है वो बरसात की वजह से यहाँ की जितनी मिट्टी होती है वो बहकर चला जाता है, चूँकि इसका स्लोप काफ़ी ज़्यादा है झारखंड में। तो ऐसी स्थिति में जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी बहकर चला जाता है। तो ऐसे में मिट्टी का संरक्षण करने पर हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अगर मिट्टी का संरक्षण करते हैं, जैसे कृषि वानिकी अगर हम लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बंजर भूमि बन रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैविक खाद का उपयोग, तो उर्वरक के परिणाम स्वरूप हम लोग जैविक खाद के उपयोग पर बल देंगे। पेड़ों का रोपण, तो पेड़ को अगर रोपेंगे तो वो अनावश्यक मिट्टी के क्षरण होने से रोकेगी, तो कहीं ना कहीं बंजर भूमि बनने से भी वह रोकेगा। फिर है कृषि विशेषज्ञों की सलाह, तो मुख्य रूप से बंजर भूमि को सुधारने के लिए हम लोग को कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना आवश्यक हो जाता है, ताकि भी हम लोग को बता पाएंगे कि ये ज़मीन में कौन से पोषक तत्व की कमी है या फिर किसकी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग बंजर ज़मीन को वापस कृषि योग्य भूमि में बदल सकते हैं। फिर सरकारी योजनाओं का लाभ, तो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर बंजर भूमि में सुधार किया जा सकता है, या फिर सामुदायिक भागीदारी, तो बंजर भूमि के सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है, ताकि सभी लोग मिलकर भूमि का सुधार कर सकें। तो इस प्रकार से हम लोग इन सभी चीज़ों के माध्यम से बंजर भूमि में भी सुधार कर सकते हैं। अब आगे है यहाँ पे, ये हो गया हम लोग बंजर भूमि पर अपनी अवधारणा दी, ये कंप्लीट हो गया, इसमें सुधार हो गया। अब आगे है कृषि वानिकी में इसके संभावित उपयोग के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे, यानी कि कृषि वानिकी में बंजर भूमि का उपयोग हम लोग किस प्रकार से कर सकेंगे। तो कृषि वानिकी में बंजर भूमि के संभावित उपयोग एवं सुझाव, तो इसमें क्या है इसको देखते हैं। तो कृषि वानिकी में बंजर भूमि का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक भूमि उपयोगी प्रणाली है। इसमें वृक्षारोपण, फसल उत्पादन और पशुपालन के लिए एकीकृत कर बंजर भूमि की उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र और अधिक मजबूत हो। तो कृषि वानिकी में मुख्य रूप से क्या होता है कि हम लोग कुछ पेड़ लगाते हैं और कोई उसके बीच में फसल लगाते हैं, फिर पेड़ फिर फसल, ऐसा करके लगाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम लोग मुख्य रूप से बंजर भूमि में भी अपना सकते हैं। बंजर भूमि में कृषि वानिकी कर विभिन्न प्रकार के लाभों एवं रोजगार का सृजन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है एवं भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया भी जा सकता है। देखिए सिंपल सा, बंजर जमीन क्यों है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व नहीं है, उसकी उर्वरता काफ़ी कम,
या फिर मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप उसकी जो उपजाऊ मिट्टी थी वो बहकर चला गया होगा। यही सारा मुख्य वजह है बंजर भूमि होने के पीछे का। तो अगर हम लोग कृषि वानिकी करते हैं, यानी कि मान लीजिए ये हम लोग का बंजर ज़मीन है, तो इस बंजर ज़मीन में हम लोग कृषि वानिकी यानी कि ये साइड साइड में पेड़ लगा देते हैं, बीच में फसल लगा देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो पेड़ होगा, जो कि बेमौसम बरसात होगी, और वो मौसम क्या करेगा, वो बरसात क्या करेगा, इस ज़मीन के जितने भी उपजाऊ मिट्टी है, जितनी मात्रा में इसकी उर्वरक क्षमता है, उसको भी क्या करके बहा के ले जा रहा है बरसात का पानी। तो अब चूँकि हम लोग यहाँ पे क्या किए, पेड़ लगा दिए, तो ये पेड़ क्या करेगा, इस मिट्टी की जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बहने से रोकेगा। प्लस इस पेड़ की जो भी अवशिष्ट पदार्थ होंगे वो क्या करेंगे, इस ज़मीन में गिरेंगे, और ये भी कहीं ना कहीं इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा, यानी कि जैविक खेती के रूप में कार्य करेगा। तो ये जो बंजर भूमि, ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा, ये बंजर भूमि कृषि वानिकी के परिणाम स्वरूप, अगर हम लोग इसमें कृषि वानिकी शुरू करते हैं, तो कृषि वानिकी के तहत ये बंजर भूमि धीरे धीरे उपजाऊ भूमि में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। जिसके कारण क्या हो जाएगा कि इस बंजर भूमि में बहुत सारे लोगों को रोजगार के क्षेत्र भी मिलेंगे, और इस बंजर भूमि से भी हम लोग के उत्पादन में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप उत्पादकता में भी वृद्धि होगी और किसानों के आय में भी वृद्धि होगी। अब है कि कृषि वानिकी में बंजर भूमि के संभावित उपयोग एवं सुझाव निम्नलिखित तौर पर देखा जा सकता है। तो इस पद्धति के अंतर्गत बेमौसम वर्षा का उपयोग बहुवार्षिक वृक्ष की प्रकृति के वृक्षों द्वारा संभव होता है। साथ ही भूमिगत जल की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। इससे बंजर भूमि में जल की स्थिरता बनी रहती है तथा बहुमूल्य मृदा का संरक्षण भी संभव होता है। देखिए यही बात फिर से, कृषि वानिकी में हम लोग क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे, यहाँ भी पेड़ लगा सकते, बीच में क्या करेंगे, हम लोग फसल लगाएंगे। अब जो पेड़ होगा ये क्या करेगा, ये बेमौसम जो बरसात होगा, उस बरसात के पानी की वजह से यहाँ की जो मिट्टी बहेगी उस मिट्टी को बहने से रोकेगा। प्लस जो बेमौसम बरसात हो रहा है उस पानी को ये एब्जॉर्ब करके ज़मीन के नीचे ले जाएगा। अब इस ज़मीन का बंजर होने के पीछे का मुख्य वजह क्या था कि यहाँ पे पानी का सुविधा नहीं था, या फिर यहाँ की जो मिट्टी थी वो बहकर चली जा रही थी। तब ये जो पेड़ है, जो हम लोग कृषि वानिकी के माध्यम से लगाए हैं, तो ये पेड़ क्या करेगा, इस मिट्टी को बहने से भी रोकेगा, प्लस पानी को भी इस ज़मीन में अंदर ले जाएगा, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में पानी का जो लेयर होगा वो काफ़ी अच्छा डेवलप करेगा। इसके साथ ही साथ इस पेड़ की जो भी अवशिष्ट पदार्थ गिरेंगे उसकी वजह से यहाँ पर जैविक खेती के साधन भी उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बंजर ज़मीन को उत्पादकता में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि इस भूमि में कृषि वानिकी प्रणाली को अपनाया जाए तो फसलों के उत्पादन में प्राकृतिक विनाश जैसे बाढ़, सूखा आदि के प्रभाव को अपेक्षाकृत कम किया जा सकता है, तथा एक फसल के क्षतिग्रस्त होने पर दूसरे स्रोतों से कुछ आमदनी सदैव संभव रहती है। पहले भी समझे थे हम लोग। बंजर भूमि में यह पद्धति अपनाकर किसान को अपने स्रोतों के माध्यम से स्वावलंबी बनाती है, जिससे भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त स्थानीय बाजार की मांग की आपूर्ति भी कर सकता है। फिर इस भूमि में कृषि वानिकी अपनाने से महत्वपूर्ण भूमिगत लाभ के तौर पर एक सुधार प्रक्रिया भी होती है, जैसे जैविक खाद तथा उसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण द्वारा भूमि की उर्वरता में वृद्धि एवं मिट्टी के भौतिक गुणों में लाभकारी विकास में सहायता मिलती है। तो जो पेड़ होगा, जो बंजर भूमि में हम लोग लगाएंगे, तो उस पेड़ के परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसके अवशिष्ट पदार्थ गिरेंगे और ये कहीं ना कहीं जमीन के भौतिक गुणों में परिवर्तन करेगा, मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि करेगी, और समयानुसार ये बंजर भूमि फिर से उपजाऊ भूमि बन सकती है। आगे है, वृक्षों की जड़ों का मिट्टी में काफ़ी गहराई तक विकास संभव होता है, जिससे नीचे की परत में स्थित पोषक तत्वों एवं नमी का समुचित उपयोग संभव होता है, जो बंजर भूमि का अपरदन होने से रोकती है। तो जो पेड़ होंगे उसकी जड़ें जो होगी वो काफ़ी अंदर तक जाएगी, और इसके परिणाम मिट्टी अपरदन की समस्या को भी रोका जा सकता है। फिर बंजर भूमि में कृषि वानिकी द्वारा भूमि एवं जल संरक्षण की दृष्टि से सहायक झाड़ियाँ, घास, जड़ी बूटी भी लाभार्थी की जरूरत के अनुसार उगाई जा सकती है। पहले भी हम लोग देख चुके हैं ये सब। कृषि वानिकी के अंतर्गत बंजर एवं अवक्रमित भूमि पर जैव ईंधन के लिए उपयोगी वृक्ष यथा जेट्रोफा को उगाकर बायोडीजल का उत्पादन प्रसंस्करण किया जा सकता है, जो कि जीवाश्म ईंधन के आयात के खर्च को घटाकर विदेशी मुद्रा में बचत में सहायक हो सकती है। जैव ईंधन के उत्पादन हेतु लगाए गए कृषि वानिकी उत्पादन का प्रसंस्करण हेतु लगाए जाने वाले कल कारखानों से रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कृषि वानिकी में बंजर भूमि का भी उपयोग कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन का डिमांड था कि बंजर भूमि पर अपनी अवधारणा थी, ये खत्म हो गया। सुधार के लिए क्या क्या कर सकते हैं और कृषि वानिकी में इसके संभावित उपयोग किस प्रकार से हो सकता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग का खत्म हो गया। अब है बंजर भूमि निर्माण के कारण क्या है। तो कम उपजाऊ मृदा पर कृषि कार्य की उपेक्षा होना, जिससे उससे अनुपजाऊ होने की दर और बढ़ जाती है और धीरे धीरे वे बंजर भूमि में परिवर्तित होने लगती है। यानी कि एक तो मृदा कम उपजाऊ है, लेकिन हम लोग को काफ़ी ज़्यादा उससे अपेक्षा है कि इससे हम लोग अच्छा फसल उत्पादन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग और भी ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करेंगे और वह जमीन धीरे धीरे और भी अधिक बंजर होता चले जाएगा।
विशेषकर जंगली क्षेत्रों में मृदा और नमी के संरक्षण में असंतुलन होता है। आदिवासी क्षेत्रों में झूम खेती किया जाता है, जिसकी वजह से भी ज़मीन क्या होता है, बंजर भूमि हो जाता है। या फिर बहुत सारे खदान खोदने, बिजली निर्माण और बहुत औद्योगिक परियोजना की वजह से भी ज़मीन जो होता है वो क्या होता है, बंजर हो जाता है। सार्वजनिक तथा सरकारी संस्थाओं की भूमि एवं वनस्पति की रक्षा हेतु स्थानीय लोगों में जागरूकता व सहयोगी मनोदशा का अभाव या फिर पशुओं द्वारा अंधाधुंध चराई करने के परिणाम स्वरूप भी ज़मीन बंजर हो जाता है। या फिर रासायनिक खादों का अत्यधिक हम लोग प्रयोग करते हैं। किसानों में मृदा की विशेषता की जानकारी का अभाव होता है। वे मृदा की ज़रूरतों के अनुसार रासायनिक खादों का चयन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। परिणाम क्या होता है कि ज़मीन धीरे धीरे बंजर होता चला जाता है। तो इसी के साथ हम लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से जो सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन था वो सारा चीज़ खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग का कृषि विज्ञान भी समाप्त हो रहा है। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, जो कि एक नया सेक्शन का होने वाला है पेपर 6 में। तब तक के लिए धन्यवाद।